नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको छत्तीसगढ़ में जितनी भी पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए वैकेंसीज़ आती है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट, इस सारे के लिए जो वैकेंसीज़ आती है, इसके बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है वैकेंसीज़ आती है, कैसे आपको आवेदन करना होता है, कब ये वैकेंसी आती है, कितनी सैलरी होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है, ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा निकाली गई है। तो यहाँ पर जो है लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल के लिए जो वैकेंसीज आती है, वो ज़्यादातर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ही निकाली जाती है। दूसरा जो वैकेंसी आता है वो एनएचएम का अलग से जो है आता है, और इसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अंडर में एनएचएम का भी वैकेंसी आता है। एक और जो वैकेंसी आता है वो खनिज मत से जो वैकेंसीज आती है वो आती है, उसमें भी सेम ऐसे ही जो है पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए वैकेंसीज आती है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो है संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है, यानी कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। कुछ टाइम बाद जो है आपको यहाँ पर टेन्योर ओवर हो जाता है तो आपको निकाल दिया जाता है। सैलरी भी इन लोगों को कम देना पड़ता है इस वजह से, और एक नॉर्मल पे स्केल नहीं होता। यहाँ पर आपको सैलरी हमेशा कम ही देखने को मिलेगी। तो इन लोगों को फ़ायदा ये होता है कि ये परमानेंट वैकेंसीज़ बहुत सालों कई सालों में एक बार निकालते हैं। ये तो संविदा वैकेंसी निकाल के ये जो है कम सैलरी में लोगों को चलाते हैं, जिसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, और परमानेंट वैकेंसी इन लोगों को निकालना चाहिए। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर क्रमांक नंबर देखने को मिलेगा, और एनएचएम करके यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर दिनांक देखने को मिलेगा। इससे आप पता कर सकते हो आगे कोई भी नोटिस आता है इसके रिगार्डिंग, तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वही इन्फॉर्मेशन उसमें भी दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो आरओपी वर्ष 2022 से 24 में जो स्वीकृत मानव संसाधन के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीनस्थ कोरिया जिले में रिक्त संविदा पदों क्रमांक 1 से 32 तक एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पद 33 से 35 तक के पदों में नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, तो जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम है, वो 2022 से 2024 में जो स्वीकृति दिया गया था उसके आधार पर जो है वैकेंसीज ला रही है, और उसी के आधार पर यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है इस संविदा की कि यहाँ पर आपको ना तो कोई टेस्ट देना होता है, ना कोई इंटरव्यू देना होता है। यहाँ पर आपका सीधा सिलेक्शन होता है मेरिट बेसिस पे। तो आपका जो भी एकेडमिक है, जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है, और साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है उसका भी यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होती है, और जो भी मेरिट लिस्ट में जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है वो बता दिया जाता है और लास्ट डेट बता दिया जाता है। वैसे तो ये जो वैकेंसी का लास्ट डेट है वो निकल चुका है, और ये जो वैकेंसी आती है इसमें ऑनलाइन आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। इसमें नीचे में एक फॉर्म दिया होता है, उसको फिलअप करके आपको डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से उसको एक पते पर पहुंचाना होता है। जो भी इसमें पता दिया होता है उस पते पर आपको वहां तक पहुंचाना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर के पीएससी के लिए यहाँ पर आया है। इसमें सैलरी अगर देखा जाए तो सैलरी यहाँ पर 16,500 रुपये है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। नर्सिंग वाले यहाँ पर इतने कम सैलरी में करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी भी इतनी कम नहीं होती है। एनएचएम के अंडर में ये निकाला गया है। यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 2 वैकेंसी है। ऐसे ही नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ निकाली गई है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 10 से 12 वैकेंसीज़ यहाँ पर खाली जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए या फिर नर्सिंग स्टाफ के लिए देखने के लिए मिलती है। वैसे यहाँ पर सीएचओ के लिए वैकेंसी निकलती है, और यहाँ पर जो है साइकेट्रिक नर्स के लिए निकलती है। बहुत सारे ऐसे जो है साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष चिकित्सा अधिकारी, ये सारे लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आती है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 18,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी गई है। साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो 31,500 रुपये यहाँ पर सैलरी है। आयुष चिकित्सा वालों की यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 25,000 रुपये सैलरी है।
और वैसे ही सोशल वर्कर की बात की जाए तो 22,000 सैलरी है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर 14,000 रुपये उनकी सैलरी रहेगी। लैब टेक्नीशियन के अंदर में भी 2-3 ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 3, 2, 4 ऐसे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर रेडियोग्राफ़र के लिए वैकेंसी है, काउंसलर के लिए वैकेंसी है और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज़ हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओटी टेक्नीशियन के लिए है जिसमें 14,000 रुपये सैलरी है। लैब अटेंडेंट का 8,800 रुपये सैलरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और गवर्नमेंट में अगर ऐसी वैकेंसी आ रही है जिसमें सैलरी इतनी कम है, तो सोचने वाली बात है कि किस राह पर लेकर जा रही है ये इतने क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट्स को। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड की भी जो सैलरी है 10,000 देखने के लिए मिल रही है, जो 12th पास होते हैं। तो ये जो है इतने पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी इतनी कम सैलरी रखी जाती है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक पे स्केल के अकॉर्डिंग इनको देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, आईसीटीसी, ब्लड बैंक में जिन्होंने काम किया और जो करने वाले हैं, उन लोगों के लिए सैलरी थोड़ी ठीक रखी गई है 21,000 रुपये यहाँ पर, जो कि सैटिस्फाइंग लग रहा है। और यहाँ पर और भी चिकित्सा अधिकारी अगर देखी जाए तो चिकित्सा अधिकारी की जो सैलरी है वो यहाँ पर 72,000 देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है, साथ में यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर नर्सिंग की बात करी जाए तो एक बेसिक जो इनका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग जिन्होंने किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उन लोगों के पास सीजी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर वो जीएनएम कर रखे हैं, सीजी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है, फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लैब टेक्नीशियन की अगर बात करें, लैब टेक्नीशियन का अगर हम देखते हैं, तो लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर जो है बीएमएलटी या फिर डीएमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और पैरामेडिकल कोर्स जो है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से, है ना? तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँगे। तो छत्तीसगढ़ में मेन चीज़ यही होता है कि आपका सबसे पहला तो डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँगे। जैसे कि रेडियोग्राफ़र की अगर देखी जाए तो यहाँ पर 10+2 जो है आपका विज्ञान से होना चाहिए, है ना? और यहाँ पर जो है रेडियोग्राफ़र का कोर्स आपके पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ऐसे रेडियोग्राफ़र आपका पंजीयन होना चाहिए। तो ये सारी जो वैकेंसीज़ है कुछ इस तरीके से आती है और यहाँ पर उसका शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पर बता दी जाती है। और भी बहुत सारे जितने भी वैकेंसीज़ आए हुए हैं उसके भी यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि एचडब्ल्यूसी काउंसलर अगर कोई अप्लाई करता है तो उसके लिए कोई भी ग्रेजुएट प्लस एमएसडब्ल्यू अगर उसने किया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे वैकेंसीज़ है, जैसे कि ओटी टेक्नीशियन की अगर बात किया जाए तो 10वीं 12वीं जो है आपका जीव विज्ञान से होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी से होना चाहिए। और ओटी टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए, साथ में काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें, लैब असिस्टेंट की, तो यहाँ पर जो है 12वीं आपका जो है बायोलॉजी से होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे कि अगर ये आया बाई का देखा जाए, आया बाई का भी यहाँ पर सैलरी 10,000 कुछ था, जिसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं पास माँगा गया है। तो वैसे सुरक्षा गार्ड का भी यहाँ पर जो है 10th पास माँगा गया है, उनको भी सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है। तो हम लोगों की सैलरी इतनी कम क्यों है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम इतने पढ़ लिख कर जो है इतने टाइम हमारा वेस्ट हुआ है उसमें, तो उससे अच्छा हम गार्ड का ही नौकरी नहीं कर लेंगे। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो ब्लड बैंक में काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए थोड़ा क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर थोड़ा अलग बताया गया है, इसमें सैलरी थोड़ी ठीक थी। तो यहाँ पर सैलरी ठीक तो थी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन 21,000 हो रहा है सैलरी, वो 5 साल बाद काम करने के बाद, मतलब कि 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस माँगा गया है। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आईसीटीसी में या फिर पीपीटीसी में या फिर एआरटी सेंटर में या फिर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में होना चाहिए या फिर अदर एक्सपर्टीज़ होना चाहिए आपके पास, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर होना चाहिए। इतना सारा चीज़ आपको 21,000 के लिए माँगा गया है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि मतलब आपको अच्छी सैलरी देने के चक्कर में ये इतनी सारी चीज़ें माँग रही है, जो कि आपके पास होगा भी नहीं। तो
यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं एमबीबीएस वालों के लिए भी है, जो इसमें सैलरी अच्छी खासी थी। तो एमबीबीएस के तो खैर हम बात नहीं करेंगे, वो तो अलग ही लेवल के होते हैं। कुछ नियम और शर्तें यहाँ पर बताई गई है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। और ये जो वैकेंसीज़ है, इसमें जो है नीचे में एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको भरना होता है। यहाँ पर किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा वो भी यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत जो है और जो जिनका अनुभव है, उन लोगों को जो है अनुभव का अधिकतम 15 मार्क्स अलग से दिया जाएगा। और जो अन्य अभ्यर्थी है जिन्होंने इसमें काम नहीं किया है नेशनल हेल्थ मिशन में, तो उन लोगों को 10 मार्क्स तक ही मैक्सिमम दिया जाएगा उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। और जो है आपका एकेडमिक जो भी आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसमें जितना भी नंबर आपका बना हुआ है, उसके आधार पर जो है आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। उसका अलग से मार्क्स बनेगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस का बनेगा। और वैसे ही आपको यहाँ पर जो है सलेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, अगर आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, डीएमएलटी, बीएमएलटी जो भी आपने किया है, तो उसका 65% मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा, प्लस 10 मार्क्स जो है यहाँ पर आपके अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जिन्होंने कोविड में अगर 6 महीना भी काम किया है, तो उन लोगों को अलग से 10 मार्क्स बोनस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 100 मार्क्स यहाँ पर टोटल बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 60 मार्क्स जो है, 60% मार्क्स जो है आपका शैक्षणिक योग्यता जो भी आपका है उसका मिलता है। 20 मार्क्स आपका जो भी अनुभव है वो मिलता है। और कोई कौशल परीक्षा आपने दिया है तो 20 मार्क्स उसमें अलग से आपको यहाँ पर मिलता है। तो मतलब कि ये जो एनएचएम है कई बार टेस्ट भी ले लेता है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं तो। कम कैंडिडेट होते हैं तो डायरेक्टली आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होता है। तो एनएचएम के द्वारा जो है टेस्ट लिया जाता है। बाकी जो खनिज मत से जो वैकेंसीज आती है उसमें टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनकर तैयार होता है। जैसे कि और बहुत सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे, इसमें टेस्ट वगैरह नहीं होता है, सीधा आपका जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। नीचे में आपको यहाँ पर एक फ़ीस भी देखने को मिलेगा। कई जो वैकेंसीज आती है उसमें फ़ीस नहीं देना पड़ता है। खैर इसमें आपको फ़ीस देना पड़ रहा है। जैसे कि जिन लोगों का 25,000 से कम सैलरी है, उन लोगों को यहाँ पर जो है, अगर अनारक्षित वर्ग से है, यूआर है, जनरल है, तो 300 रुपये देना पड़ रहा है। और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 200 रुपये देना पड़ रहा है। और कोई एसटी, एससी या फिर विकलांग है तो 100 रुपये देना पड़ रहा है। और जिसका 25,000 से ज़्यादा है तो उनको जो है यहाँ पर ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, फ़ीस देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ़ीस है ये आपको जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी आरसीएच फ्लेक्सी पूल कोरिया, इसके नाम पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। और इस डिमांड ड्राफ्ट को आपको जो भी लेटर आप भेज रहे हैं, उस लेटर जो लेटर भेज रहे हैं उसमें आपको जो है इसको अटैच करके भेजना होता है। तो नीचे में आपको यहाँ पर एक फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि आपको फ़िलअप करना होता है। और उसको फ़िलअप करके आपको जो भी पता दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पता दिया हुआ है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया, इसी पते पर आपको इसको भेजना होता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप यहाँ पर लगाते हैं, साथ में जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगा गया है वो सारी ही डिटेल्स यहाँ पर आप फ़िलअप करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पर जो है यहाँ पर जो डिटेल मांगा गया है वो डिटेल भी आप इसमें भरते हैं। साथ में डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल को आप इसमें अटैच करते हैं। तब ये पहुँचता है जिस एड्रेस पे मंगाया गया है उस एड्रेस पे। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज आती है लैब टेक्नीशियन और अदर पैरामेडिकल स्टाफ की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।